हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आरडी साइंस अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मांसपेशियां, और यहां से हम मसल से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव सभी बातों को जानने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यदि आपने आज वाला टॉपिक पूरा देखा है तो आपको दोबारा से कहीं ये टॉपिक देखने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि जो मांसपेशियां आती हैं उन मांसपेशियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हेपेटोलॉजी होती है, हर्पेटोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी होती है, साइटोलॉजी होती है। इन सभी चीजों की भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहां से सिर्फ हम एक बात जानते हैं, कौन सी, कि मांसपेशियों का विज्ञान की कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मायोलॉजी कहा जाता है। और ये चीज बहुत बार आपको एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है कि विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम होता है जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की में, वो क्या कहलाती है? मायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? मायोलॉजी कहलाती है। अब इसी से रिलेटिव एक टर्म्स और आता है, लेकिन उसमें हमारे पास हमारे कंफ्यूज भी चलता है उसमें, वो होता है माइकोलॉजी। एक सेकंड आती है माइकोलॉजी। क्या आती है? माइकोलॉजी आती है। अब माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोनों में आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मायोलॉजी होता है, इस मायोलॉजी में तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो मायोकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी, इस माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का। किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। अब यहां सिर्फ सी ही प्रयोग होता है, माइकोलॉजी। तब आपके यहां से कंफ्यूज चलता है कि मायोलॉजी क्या होती है और माइकोलॉजी क्या होती है। मायोलॉजी तो विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी वो शाखा होती है विज्ञान की जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो आप उम्मीद करता हूं दोनों चीजों को यहां से जान पाए होंगे। अच्छे से आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिए। मायोलॉजी क्या होती है? मांसपेशियों का अध्ययन करने वाली शाखा। जबकि माइकोलॉजी क्या होती है? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। अब यहां से हम नेक्स्ट बात जानते हैं मांसपेशियों से रिलेटिव। तो जो मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों का जो हमारी बॉडी होती है, इस बॉडी का 50% हिस्सा जो वजन का होता है वो मांसपेशियों का होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मानव शरीर का 50% वजन मांसपेशियों का होता है। किसका होता है? मांसपेशियों का होता है। हमारी बॉडी का जो वजन होता है, इस वजन का 50% हिस्सा तो अकेला कौन किस पे निर्भर करता है? हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों के द्वारा निर्धारित होता है 50% वजन। बाकी जो बचा हुआ 50% वजन हो गया, उसमें ब्लड आ गया और अन्य बोन्स हो गई हमारी, और अन्य अंग हो गए, उनको शामिल एक तरफ किया जाता है और मांसपेशियों को शामिल एक तरफ किया जाता है। वजन में 50% हिस्सा रखती है कौन? मांसपेशियां, जबकि 50% हिस्सा बाकी जो अंग बच गए वो रखते हैं। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। मांसपेशियां कमजोर ऊतक होती हैं। क्या होती हैं? मांसपेशियां हमारे शरीर के जो वीकली टिश्यू होते हैं वो वीकली टिश्यू होती है मांसपेशियां। तो मांसपेशियां क्या होती हैं? मांसपेशियां एक कमजोर ऊतक हैं। क्या है? हमारी बॉडी की कमजोर ऊतक हैं। तो यहां से आप समझ पाए होंगे इसी चीज को। यहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी मैं आपको आज पॉइंट बताने वाला हूं उन पॉइंटों में डायरेक्ट एग्जाम्स में, अब जैसे कि मांसपेशियां यदि टॉपिक आप उठाते हो तो इसमें 5-10 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। आज उन सभी क्वेश्चनों को हम यहां से पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला आपने क्या पढ़ा? यहां से मायोलॉजी पढ़ा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी कहलाता है। सेकंड हमने जाना क्या? माइकोलॉजी, क्योंकि ये इसी से रिलेटिव ही है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमने जाना कि हमारी बॉडी का 50% वजन का हिस्सा कौन होता है? मांसपेशियों का वेट होता है। नेक्स्ट हमने जाना कि मांसपेशियां होती क्या है?
मांसपेशियां हमारी बॉडी के वीकली टिश्यू होते हैं, कमजोर ऊतक होते हैं। तो आप बता सकते हो, आपको किसी ने ऐसे कहा कि मांसपेशियां क्या होती हैं, तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो कमजोर ऊतक होते हैं उन कमजोर ऊतकों को मांसपेशियां कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां रंग के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। तो आपको किसी ने ऐसे कहा कि रंग के आधार पर मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो रंग के आधार पर मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सफेद मांसपेशी, सफेद मांसपेशी, जबकि सेकंड वाली होती है लाल मांसपेशी, लाल मांसपेशी होती है। अब इनके भी बारे में जानते हैं कि ये लाल क्यों होती हैं और सफेद क्यों होती हैं। सबसे पहला आपने वर्ड जाना, सबसे पहला टर्म्स आपने क्या जाना है यहां से कि रंग के आधार पर मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, जिसमें एक आती है व्हाइट मसल्स और सेकंड आती है रेड मसल्स, यानी कि सफेद मांसपेशी और लाल मांसपेशी। अब सफेद मांसपेशी में क्या होता है ऐसा, अब एक इसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इन मांसपेशियों का रंग सफेद होता है। या हम इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सफेद मांसपेशियां होती हैं उनके नाम से ही पता चल रहा है कि इन मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, सफेद। जबकि जो लाल मांसपेशियां होती हैं उनके भी यहाँ से नाम से पता चल रहा है हमारे को कि इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट बात जाने कि इन मांसपेशियों का रंग सफेद क्यों हो पाता है, क्योंकि इन मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को कहा जाता है क्या, मायोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, मायोग्लोबिन। अब यहां से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन मैंने आपको वहां मायोग्लोबिन लिखा है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये भी एक प्रोटीन ही होता है, लेकिन इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है, यानी कि हमारे रक्त का रंग लाल होता है। किस प्रोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। लेकिन आपको किसी ने ऐसे कहा कि मांसपेशियों का रंग कौन निर्धारित करता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। क्योंकि जिन मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है उन मांसपेशियों का रंग लाल होता है, जबकि जिन मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन अनुपस्थित होता है उनका रंग होता है सफेद। अब यहां से हमें क्या बताना था कि जो सफेद मांसपेशियां होती हैं उनमें मायोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यानी कि मायोग्लोबिन प्रोटीन इनमें अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित होने के कारण ही इस प्रकार की मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। जबकि लाल मांसपेशी को पढ़े तो लाल मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, लाल। क्यों होता है, क्योंकि इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन को कहा जाता है मायोग्लोबिन प्रोटीन। तो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाने के कारण इन मांसपेशियों का कलर कैसा होता है, रेड होता है। जबकि सफेद मांसपेशियों का रंग सफेद क्यों होता है, क्योंकि इन मांसपेशियों का जो पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, कौन सा, मायोग्लोबिन प्रोटीन, वो अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित होने के कारण इन्हीं मांसपेशियों का कलर कैसा होता है, सफेद। जबकि लाल मांसपेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो आप यहां से दोनों ही चीजों को जान पाए होंगे। एक यहां से आप इस वर्ड को भी जानिएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है और मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। मायोग्लोबिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है। लेकिन हीमोग्लोबिन ब्लड का रंग लाल करता है, जबकि मायोग्लोबिन प्रोटीन मांसपेशियों का कलर डिसाइड करता है। जिस मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन अनुपस्थित होता है उसका कलर सफेद होता है, जबकि जिस मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उस मांसपेशी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो आप यहां से अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिएगा इसको। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं आप नोट भी करते चलिएगा। अपने जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह कराता हूं तो इनको अपने नोटबुक में करते चलिएगा, आप अपने हिसाब से इनके नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं मांसपेशियों के कार्य की, कि मांसपेशियों का कार्य क्या होता है।
तो मांसपेशियों की कार्य की बात करें तो मांसपेशियों का कार्य होता है हमारी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करती है। जो भी मांसपेशी हमारे शरीर में पाई जाती है वो हमारी बॉडी को क्या प्रदान करती है, गति प्रदान करती है, मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि मांसपेशियां मानव शरीर को मूवमेंट देने का काम करती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं गति देने का काम करती हैं, गति देने का कार्य करती हैं। अब गति भी किस कारण दे पाती हैं, क्योंकि मांसपेशियों में एक क्रिया होती है जिसे संकुचन व शिथिलन कहा जाता है। ये मांसपेशियां हमारी बॉडी को मूवमेंट इस कारण कर पाती हैं क्योंकि मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करती है। तो किसके कारण कि मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन होता है, यानी कि संकुचन में शिथिलन का मतलब है फैलना और सिकुड़ना। शिथिलन होता है जिसके कारण हमारे शरीर को हलचल प्रदान करती हैं। हलचल कहने का मतलब मूवमेंट प्रदान करती हैं, हलचल प्रदान करती हैं। तो यहां से आपने क्या जाना कि मांसपेशियों का कार्य क्या होती है कि मांसपेशियां हमारी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करती हैं, और मूवमेंट भी कैसे दे पाती हैं, संकुचन व शिथिलन के कारण, क्योंकि मांसपेशियों में फैलना और सिकुड़ने का प्रोसेस पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी को हलचल प्रदान करती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं मेरे हाथ को हिला पा रहा हूं, तो वो किसके कारण हिला पा रहा हूं, वो मांसपेशियों के संकुचन व शिथिलन के कारण कर पा रहा हूं। नेक्स्ट चीज देखें हम, तो जैसे कि मांसपेशियां संकुचन करेंगी, शिथिलन करेंगी, मतलब कार्य कर रही हैं, तो मांसपेशियों में भी कोई ना कोई कोशिका पाई जाती होगी। अब मांसपेशियों में कोशिकाएं होने के कारण इनको ऊर्जा भी चाहिए, तो जो मांसपेशियां होती हैं इन मांसपेशियों में एटीपी के रूप में क्या रहती हैं, ऊर्जा उपस्थित होती है। एटीपी के रूप में क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि मांसपेशियों में एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है। एटीपी के रूप में क्या होती है, ऊर्जा उपस्थित होती है। अब ये ऊर्जा को कैसे खर्च कर पाती हैं, ऊर्जा उपस्थित होती है। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस बनता है कि ये ऊर्जा को कैसे नष्ट कर पाती हैं, कि ये संकुचन और जो शिथिलन होता है इसमें जो एटीपी होता है उसका उपयोग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि मांसपेशियां एटीपी का खर्च संकुचन व शिथिलन में करती हैं, संकुचन व शिथिलन में करती हैं। तो अब बात यहां से आपको समझ में आई होगी कि मांसपेशियों का कार्य क्या होता है और ये किस प्रोसेस से काम करती हैं, और इसको ऊर्जा जो मिलती है वो किस रूप में खर्च होती है। तो आपने जाना क्या कि हमारी बॉडी को मूवमेंट देने का काम करती है। मूवमेंट किसके कारण दे पाती है, संकुचन और शिथिलन होने के कारण। फिर नेक्स्ट हमने यहां से ऐसे पढ़ा कि मांसपेशियों में एटीपी के रूप में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और मांसपेशियों में जो एटीपी होती है वो खर्च किस रूप में होती है, संकुचन व शिथिलन होने के कारण हमारे को जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को वो ऊर्जा नष्ट होती है एटीपी के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब नेक्स्ट इसका एक काम और है क्या, कि जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, उन बोन्स के चारों ओर उपस्थित होती हैं। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां
बोन्स व जॉइंट को सहारा प्रदान करती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं उनकी सुरक्षा करती हैं। हड्डियों की, और जो हड्डियों की जो जॉइंट होती हैं उनकी क्या करती हैं, सुरक्षा करने का काम करती हैं। कौन? मांसपेशियां। आपने इससे पहले क्या देखा कि मूवमेंट प्रदान करने का काम करती है। मूवमेंट किसके रूप में? संकुचन व शीतलन होने के कारण, और इसमें एटीपी का यूज होता है, एटीपी खर्च होती है। नेक्स्ट काम इसका क्या हो गया कि मांसपेशियां हमारी जो बोन्स होती हैं और जो जॉइंट होते हैं हड्डियों के, उनकी क्या करती है, सुरक्षा करने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट में पता रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि शरीर की जो मांसपेशियां, अब हमने ऐसे तो पढ़ लिया कि मांसपेशियां काम करती हैं, क्या काम करती हैं, लेकिन कुछ मांसपेशियां ऐसी भी तो होती हैं वो कभी कभी कार्य करना बंद कर देती हैं। तो शरीर की जो भी मांसपेशियां या जिस हिस्से की या जिस अंग की मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं, उस अंग की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्या? तो आप यहां से नोट में क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जिस अंग की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं, कार्य करना बंद कर देती हैं, उसमें लकवा हो जाता है। क्या हो जाता है? लकवा, पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि वो कार्य करना बंद कर देता है, वो अंग लकवा हो जाता है। तो यहां से आप नोट वाली बात भी पता रखिएगा। क्या है नोट में कि जिस अंग की मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं हो पाता है। उस अंग को, जैसे कि मान लो कि ये हाथ है, ये हाथ में जैसे कि चाह रहा हूं उसमें बैंड हो पा रहा है, जैसे मैं इसको मूवमेंट करवा पा रहा हूं वो वैसे मूवमेंट कर पा रहा है, लेकिन जब ये लकवा से ग्रसित हो जाता है या इस अंग की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं तो मैं जैसे चाहे इसको बैंड नहीं कर सकता हूं। तो उसी रोग को कहा जाता है क्या? लकवा, यानी कि हम उसको चाहकर भी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो आप जान पाए होंगे इन पॉइंटों को। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां से क्या पता रखना है मांसपेशियों से रिलेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व अपना योगदान सबसे ज्यादा रखता है। तो जो मैग्नीशियम होता है ये मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पॉइंट आपको नेक्स्ट ऐसे लिखना है कि मांसपेशियों के निर्माण में मैग्नीशियम खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा खनिज योगदान रखता है? मैग्नीशियम। अब यहां से आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। तो भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं लिखाने वाला हूं इसी से रिलेटिव। अब मैंने इस पॉइंट पे आपको क्या लिखाया कि मांसपेशियों के निर्माण में मैग्नीशियम खनिज महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नेक्स्ट मैं आपको लिखाने वाला हूं कि मांसपेशियों में हलचल हो पाती है किस खनिज के कारण। तो जो सल्फर और फास्फोरस होता है, सल्फर व फास्फोरस के कारण मांसपेशियां मूवमेंट कर पाती हैं। तो यहां से आपने क्या सीखा? मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा खनिज? मैग्नीशियम। जबकि मांसपेशियों को मूवमेंट देने का काम कौन सा खनिज करता है? सल्फर व फास्फोरस। तो यहां से हम लिख सकते हैं सल्फर व फास्फोरस के कारण मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं, मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं या हलचल करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो यहां से आपने दो अलग अलग पॉइंट जाने। एक जाना मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा खनिज योगदान रखता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपने यहां से क्या जाना कि सल्फर व फास्फोरस के कारण मांसपेशियों में हलचल होती है। अब यहां से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, क्या कि कौन सा खनिज मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण निभाता है? मैग्नीशियम। तब आपको क्या बताना है? मैग्नीशियम। लेकिन जब आपको एग्जामिनर ऐसे पूछा कि
कौन सा ऐसा खनिज है जिसके कारण मांसपेशियां मूवमेंट कर पाती हैं, तब आपको क्या बताना है, सल्फर व फास्फोरस। अब मैं आपको ध्यान रखिए यहां कि मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मांसपेशियों को मूवमेंट देने का काम करता है। मैंने यहां से आपको ध्यान देने योग्य बात है, मैंने यहां आपको खनिज लिखाए हैं, सल्फर और फास्फोरस के कारण हलचल होता है। लेकिन नेक्स्ट बात जो मैं पूछा हूं आपको वो है कि कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों को संकुचन व शिथिलन प्रदान करता है, मूवमेंट करवाता है। तो मांसपेशियों में दो और प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन आपने पहले पढ़ चुके हैं, मायोग्लोबिन, जिसके कारण रंग निर्धारित होता है। अब यहां पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। तो दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो प्रोटीन होता है एक्टिन और दूसरा प्रोटीन होता है मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के कारण मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं, मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं। अब यहां देखो आपके तीन अलग अलग क्वेश्चंस बन चुके हैं। मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट बात, मांसपेशियों को मूवमेंट देने का काम कौन सा खनिज करता है, सल्फर व फास्फोरस। मांसपेशियों को कौन सा प्रोटीन मूवमेंट देने का काम करता है, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के कारण मांसपेशियां क्या हो पाती हैं, मूवमेंट कर पाती हैं, हलचल कर पाती हैं। तो यहां से आप जान पाए होंगे सभी पॉइंटों को। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब इससे पहले कुछ ही समय पहले हमने ऐसे जाना था कि मांसपेशियां कलर के आधार पे दो प्रकार की होती हैं, कुछ सफेद मांसपेशियां और कुछ लाल मांसपेशियां। लेकिन अब यहां हम उनकी प्रकृति के आधार पे देखने वाले हैं कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां से हमारे को जानना है कि मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कंकाल पेशी। किस प्रकार की पेशी, कंकाल पेशी, कंकाल पेशी। नेक्स्ट होती है हृदय पेशी, हृदय पेशी। और जो तीसरा टाइप होता है मांसपेशियों का वो होता है चिकनी मांसपेशी। इनको कहा जा सकता है चिकनी पेशी। अब यहां से आप जान पाए होंगे कि तीन अलग अलग प्रकार की मांसपेशियों को हमें पढ़ना है। पहली कंकाल पेशी, सेकंड पढ़ना है हृदय पेशी, नेक्स्ट पढ़ना है चिकनी पेशी। अब ये तीनों क्या क्या काम करती हैं, किस प्रकार होती हैं। ये जो कंकाल जो पेशी होती हैं इसको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। और जो हृदय पेशी होती है इस हृदय पेशी को कार्डियक पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक पेशी। इसको कहा जाता है क्या, कार्डियक पेशी। और जो चिकनी पेशी होती है इसको स्मूथ पेशी भी कहा जाता है। अब यहां से जानने वाले हैं कि जो कंकाल मांसपेशियां होती हैं ये कहां होती हैं। कंकाल जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं हमारी जो हड्डियां होती हैं, इन सभी हड्डियों के चारों तरफ जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उन मांसपेशियों को कहा जाता है कंकाल पेशियां। जैसे कि मान लो इस हाथ में हड्डियां हैं, इस अंगुली में हड्डियां हैं, तो इस अंगुली की हड्डियों के बाहर की तरफ जो मांसपेशियां इस हड्डी को कवर कर रखी हैं तो वो कौन सी मांसपेशियां हो गई, कंकाल मांसपेशियां हो गई। और इन कंकाल मांसपेशियों को हम अपने अकॉर्डिंग इनको मूवमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम इसको मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं हाथ को बेंड करूंगा तो हाथ क्या कर पा रहा है, बेंड कर पा रहा है। तो ये कहां पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हड्डियों के ऊपर, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इस स्केलेटल सिस्टम के चारों तरफ पाई जाती हैं ये मांसपेशियां। तो हड्डियों के ऊपर पाई जाती हैं, हड्डियों के ऊपर पाई जाती हैं ये मांसपेशियां। नेक्स्ट जानना है कि हृदय पेशी या कार्डियक पेशी कहां पाई जाती है। अब देखो आपको विज्ञान में आपको कहीं भी ऐसे दिखाई वर्ड पड़ता है कि कार्डियक, तो समझना है हृदय। हृदय से रिलेटिव कार्डियक शब्द का आपको जगह जगह प्रयोग करना पड़ता है कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। और हृदय में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उन्हीं मांसपेशियों को कहा जाता है कार्डियक पेशी या कार्डियक मांसपेशी। तो ये वाली मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। यानी कि हमारा जो हार्ट हो गया उस हार्ट में पाई जाने वाली मांसपेशियां कौन सी मांसपेशियां होती हैं, हृदय पेशी, या हम ऐसे कह सकते हैं कार्डियक पेशी। जबकि थर्ड है चिकनी पेशी।
कुछ हमारे शरीर के ऐसे कोमल अंग आते हैं जैसे कि हमारी इंस्टेटाइन हो गई, जैसे कि हमारी आंतें हो गई, और जैसे आमाशय हो गए। ऐसे जो अंग होते हैं उन अंगों में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो होती हैं चिकनी पेशियां, यानी कि कोमल अंगों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? कोमल अंगों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट और चीजें देखते हैं। अब जैसे कंकाल पेशियां होती हैं जो हड्डियों के ऊपर पाई जाती हैं, इन मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। अब सर ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? वे मांसपेशियां जिनको हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि हाथ को बेंड करना, जैसे मेरा मन किया कि मैं हाथ को बेंड नहीं करूंगा तो नहीं कर रहा। तो ऐसा जो अपने खुद के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, अपन चाहे जैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। तो जो मांसपेशियां होती हैं, कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं उनको अपन ऐच्छिक तरीके से मूवमेंट करवा पाते हैं। अपन चाहे तो उनको मूवमेंट करवा पाते हैं, हम नहीं चाहे तो उनको मूवमेंट नहीं करवा पाते हैं। तो वो मांसपेशियां होती हैं कौन सी? ऐच्छिक मांसपेशियां। और ऐच्छिक मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं? जो हमारी हड्डियां हो गई उन हड्डियों के चारों तरफ पाई जाती हैं। तो ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती हैं? कंकाल पेशी। और जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उन्हीं मांसपेशियों को रेखित पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखित पेशी। रेखित पेशी भी इन्हें ही कहा जाता है। जबकि अब आपको यहां से ध्यान क्या रखना है, अब हृदय पेशी और जो चिकनी पेशी होती हैं, इन दोनों ही पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनैच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। अनैच्छिक मांसपेशी। अब अनैच्छिक क्या होती है? जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं करी जा सकती हैं, जबकि वो कंट्रोल कहां से होती हैं? हमारे ब्रेन के द्वारा होती हैं। वे मांसपेशियां जिनको हम खुद के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि मस्तिष्क के पार्ट के द्वारा वो मांसपेशियां कंट्रोल होती हैं, उनको कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। अब हृदय होता है तो हृदय को अपन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि ये जो सारे दिन धड़कता है, इसको थोड़ा देर के लिए हम आराम दे दें, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हृदय में जो मांसपेशियां काम करती हैं उनको अपन हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं, जबकि वो कहां से कंट्रोल होती हैं? हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। उसी प्रकार जैसे कि हमने सपोज किया कि आमाशय में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और वो कहां से कंट्रोल होती है? ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। इसी कारण ये जो दोनों मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों को कौन सी मांसपेशियां कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां। और जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं इन्हीं का एक नाम और होता है, इनको कहते हैं अरेखित पेशी। क्या कहा जाता है? अरेखित पेशी कहा जाता है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे, दोबारा से समझिएगा। मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। कंकाल पेशी कहां पाई जाती है? हड्डियों के ऊपर पाई जाती है। हृदय पेशी कहां पाई जाती है? जिन्हें कार्डियक पेशी भी कहा जाता है, हृदय के ऊपर पाई जाती है। चिकनी पेशी कुछ कोमल अंग हो गए, उन कोमल अंगों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमने यहां से जाना कि कंकाल जो पेशियां होती हैं वो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, जबकि हृदय पेशी और जो चिकनी पेशी होती है वो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अब इनको दूसरे वे से भी समझ सकते हो आप। कैसे? कि जो कंकाल जो पेशी होती हैं, ये कंकाल पेशी कहां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं जहां बोन्स और मसल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस हिस्से में पाई जाती हैं ऐच्छिक पेशियां। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हो कि जहां हड्डी और मांसपेशी आपस में जुड़ी हुई होती हैं वहां कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? ऐच्छिक मांसपेशी। जबकि अनैच्छिक मांसपेशी कहां पाई जाती है? जहां मसल्स प्लस मसल्स का जॉइंट हो, तो वहां कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशी बोन्स और मसल्स के जॉइंट पे पाई जाती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशी कहां पाई जाती हैं? जहां मसल्स और मसल्स यानी कि दो मांसपेशियां आपस में जहां जुड़ी हुई होती हैं वहां होती है अनैच्छिक मांसपेशी। जबकि हड्डी और मांसपेशी जहां से जुड़ी हुई होती हैं वहां पाई जाती है कौन सी मांसपेशी? कौन सी मांसपेशी? ऐच्छिक मांसपेशी। अब यहां से आप जान पाए होंगे। चलिए तो इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम।
अब हम सीखने वाले हैं कि मांसपेशियों की संख्याएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी मांसपेशियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, इनको भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा आप। तो अब हम जानने वाले हैं कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। बहुत बार आपके कंफ्यूज चलता है कि मांसपेशियों की संख्याएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, कितनी कितनी कहां पाई जाती हैं, उन सभी को डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अब आपको यहां से क्या जानना है, संख्याएं, किसकी, मांसपेशियों की संख्याएं। तो जो बच्चा होता है, इस बच्चे में मांसपेशियों की संख्या होती है 700 प्लस। कितनी होती है, 700 प्लस होती है। लेकिन एडल्ट की बात करें, हमारे को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ना ही कभी हमारे को ऐसे पूछा गया है कि बच्चे में कितनी मांसपेशियां होती हैं। जब भी आपको पूछे तो आप बता सकते हो मोर देन 700, किसमें, बच्चे में। लेकिन हम बात करें यहाँ एडल्ट की, किसकी बात करें, एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट में मांसपेशियों की संख्याएं कितनी होती हैं। अब ये आपके कंफ्यूज चलता है, आपको दो वर्ड पता रखना है, दो संख्याएं पता रखनी है यहां से। वही एग्जाम्स में यदि आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वयस्क व्यक्ति में मांसपेशियों की संख्याएं कितनी होती है, अब मैं आपको यहाँ हड्डियों की संख्याएं नहीं पूछ रहा। हड्डियों की संख्याएं तो अपनी बॉडी में कितनी होती हैं, 206 होती हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ हड्डियों की संख्या नहीं पूछी, मैंने तो किसकी पूछी, यहाँ मांसपेशियों की संख्याएं पूछी आपको। तो जब भी आपको एडल्ट की मांसपेशी पूछे तो आपको दो ही अंक मिलेंगे, या तो आपको 656 मिलने वाला है या आपको मिलने वाला है 639। अब जब भी एग्जाम्स में प्रश्न आया तो इन दोनों आंकड़ों के अलावा कोई भी आंकड़ा आपको एग्जाम्स में नहीं देखने को मिला। कभी आपको 656 को उत्तर मिला होगा आपको, कभी आप उत्तर करके आए होंगे 639 को। अब ये दोनों ही क्यों मिल पाते हैं, और कभी भी जब ये क्वेश्चंस जब भी क्वेश्चंस आएगा कि मांसपेशियों की संख्याएं कितनी होती हैं, तब आपको इन दोनों में से एक ही चीज मिलने वाली है, या तो 656 मिलेगा ऑप्शन में या मिलेगा 639। अब ऐसे क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों में कुछ तो पेयर्स के रूप में होती हैं और कुछ अनपेयर होती हैं। यानी कि कुछ मांसपेशियां जोड़ी में होती हैं और कुछ मांसपेशियां जोड़ी में नहीं पाई जाती हैं। तो जो जोड़ी में मांसपेशियां होती हैं वो तो होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में मांसपेशियों की जोड़ी होती है 320। कितनी जोड़ी होती है, 320। जबकि अनपेयर कितनी होती है, अनपेयर होती है 16। अब यहाँ 320 क्या है, 320 यहाँ है जोड़ी, और एक जोड़ी में कितनी होती है, 2। तो मांसपेशियों की जोड़ी में कितनी मांसपेशियां होती हैं, यार हम यहां से ऐसे कहें कि मांसपेशियां जोड़ी में कितनी होती है, 320, यानी कि कुल कितनी हो गई, 640 हो गई। जबकि अनपेयर के रूप में मैंने आपको ऐसे कहा कि जो जोड़ी में नहीं पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। तो कितनी आई यहाँ आपके पास संख्या है, 656 आ गई। यदि आपको जोड़ी में मांसपेशियां पूछे तो 640, और जो अनपेयर्स के रूप में पाई जाती हैं वो होती है कितनी, 16, और दोनों को जोड़ने पर कितनी आती है, 656। लेकिन यहाँ बच्चे में जो 700 थी, यहाँ अपने 656 क्यों किया, क्योंकि कुछ मांसपेशियां और होती हैं जिनकी संख्याएं होती हैं 44। कितनी होती है, 44, और ये होती है स्मॉल मसल्स। अब ये स्मॉल मसल्स मतलब छोटी मांसपेशियां और होती हैं, उनकी संख्या होती है 44। अब ये टोटल कितना हो गया, 700। तो बच्चे में इस प्रकार इनकी संख्या 700 थी। लेकिन जैसे कि हमारी बॉडी में हड्डियों की संख्या बच्चे में कितनी होती है, 306, लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206। क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं ये मिलकर एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। उसी प्रकार कुछ जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं वो आपस में जुड़कर एक बड़ी मांसपेशी का निर्माण कर लेती हैं। इसी कारण इन 44 को वयस्क व्यक्ति में हम काउंटिंग नहीं करते। तो काउंटिंग कितनी करते हैं, 656। अब इनमें भी कभी कभार क्या होता है कि जो इनमें भी जो छोटी मांसपेशियां होती हैं, जैसे ये 44 छोटी थी, इनको तो क्या कर दी, बड़ी मसल्स में शामिल हो गई। लेकिन इन 656 में भी कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं वो आपस में जुड़कर बड़ी मांसपेशी के पास जुड़कर एक बड़ी मसल्स का निर्माण कर लेती हैं। इस कारण इनका संख्याओं का परिवर्तन भी किस में हो जाता है, 639 में हो जाता है।
इसी कारण जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा कि मसल्स की संख्या कितनी होती है, तब आपको दिया 656 या आपको दिया था क्या 639। ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। जब आपको बच्चे में पूछे तो बच्चे में बताना है मोर देन 700, यानी कि 700 प्लस होती है बच्चे में, और एडल्ट में कितनी होती है 656, या आपको पता रखना है 639। सिर्फ ये दो ही चीजें पता रखनी है, 656 या 639। इधर वाली महाभारत आप पता रखो तो अच्छी बात है, नहीं पता रखो तो और भी अच्छी बात है। डायरेक्टली आप जैसे पता रख सकते हो 656 या 639। तो चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं कि कौन कौन सी मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं। तो यहां से आप उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि मांसपेशियों की संख्याएं कितनी होती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी मांसपेशी बड़ी होती है, कौन सी मांसपेशी छोटी होती है। तो बड़ी मांसपेशी की बात की जाए यहां से कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है और वो कहां पाई जाती है। सबसे बड़ी पेशी होती है साइटोरियस। कौन सी होती है? साइटोरियस होती है। और वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है जांघ में। इन पॉइंटों को आप ऐसे कैसे पता रखना है आपको, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? साइटोरियस होती है। और वो पाई कहां जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट देख रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपीडियस। कौन सी होती है? स्टेपीडियस। और ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है ईयर में, कान में पाई जाती है। तो आपको यहां से 4 क्वेश्चंस पता चल पाए होंगे कि सबसे बड़ी पेशी कहां पाई जाती है? जांघ में, और नाम क्या होता है? साइटोरियस। सबसे छोटी पेशी कहां पाई जाती है? कान में, क्या नाम होता है? स्टेपीडियस। नेक्स्ट जानने वाले हैं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं हमारी पीठ पर। हमारी जो पीठ होती है उस पीठ में सबसे ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं। लगभग 180 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कहां? पीठ पर पाई जाती हैं। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि शरीर में सबसे ज्यादा मांसपेशियां कहां मिलती हैं? हमारे पीठ पर मिलती हैं। लगभग कितनी? 180 मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी मांसपेशी, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी पेशी। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। और ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है हिप में। कहां पाई जाती है? हिप, यानी कि कूल्हे में पाई जाती है। तो क्षेत्रफल के आधार पर शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। वो कहां पाई जाती है? हिप में पाई जाती है। जबकि मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? वो लंबाई के आधार पे थी। तो वो कौन सी थी? साइटोरियस। वो पाई कहां जाती थी? जांघ में। जबकि क्षेत्रफल के आधार पे कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस। पाई कहां जाती है? हिप में पाई जाती है। चलिए तो नेक्स्ट और देखते हैं इन्हीं से रिलेटिव। नेक्स्ट है सबसे मजबूत पेशी। सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो और इसी के अलावा आता है एक वजन के आधार पे मजबूत पेशी। दो चीज है, इन दोनों चीजों को आप थोड़ा धैर्य से देखिए। सबसे पहला है सबसे मजबूत पेशी। सबसे मजबूत पेशी होती है टंग्स। कौन सी होती है? टंग्स होती है, जिसे कहते हैं क्या? जीभ। यदि आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, तब आपको बताना है क्या? टंग्स।
लेकिन जब आपको ऐसे पूछा जाए कि वजन के आधार पे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है जबड़े में। कहां होती है? जबड़े में पाई जाती है। इसी प्रकार आप सभी चीजों को वन बाय वन जान पाए होंगे। वीडियो में एंड तक बना होगा तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाला हूं। इन्हीं से रिलेटिव कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट ईयर जो पेपरों में पूछे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा से मुलाकात करने वाला हूं। और यदि आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा होगा तो इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना ही कहीं ये दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और इन्हीं से रिलेटिव कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।